नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी दृष्टि के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के बारे में जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में बताया है। उन्होंने बोला है कि बिहार बनेगा सेमीकंडक्टर हब, यानी पूरे भारत देश के लिए ईस्टर्न इंडिया का यानी पूर्वी भारत का एक हब बनने वाला है। सेमीकंडक्टर हब के तौर पर बिहार पहचाना जाने वाला है। लेकिन और भी क्या क्या डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया है, क्या क्या चीजें चल रही हैं साथ साथ और क्या फ्यूचर में होने वाला है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ न्यूज के आर्टिकल्स भी यही कह रहे हैं कि 2030 तक सेमीकंडक्टर हब बिहार बन जाएगा और कई सारे ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं, उनका भी डेवलपमेंट चल रहा है। और साथ साथ हम यहाँ पर देख पाएंगे कुछ सैटेलाइट टाउनशिप्स का भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम ये सब चीजें जानने वाले हैं, तो शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, देखेंगे किसका आंसर सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया है सम्राट चौधरी जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने बताया है कि कानून व्यवस्था, उद्योग, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ा उन्होंने रोड मैप बताया है। और रोड मैप जो है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को लेके बहुत ही ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उस पर फोकस किया जा रहा है। यहां पर उन्होंने बात की है एक धनराशि की, और वो जो धनराशि है वो कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं है, वो है 5 लाख करोड़। यानी कि इनका कहना है कि 5 लाख करोड़ का निवेश बिहार में आगे आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में किया जाने वाला है। और ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो डेफिनेटली विकास में हम ये बिहार को अपने काफी आगे देख पाएंगे अन्य राज्यों की अपेक्षा भी। लेकिन ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आएगा कहां से, उसके लिए कई सारे प्रयास किए जाएंगे, कई सारे प्रयास किए जा भी रहे हैं, एमओयूज भी किए जा रहे हैं। लेकिन कितना रियलाइज होता है वो तो आगे ही समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं। 2030 तक सेमी कंडक्टर हब बनाया जाने के लिए इन्होंने बोला है और इसके लिए एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी 2026 में बिहार की आ चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। 2027 तक 25 लाख घरों में सोलर ऊर्जा, ये भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने बताया है कि बिहार में होने वाला है और हम यहाँ पर अक्षय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर चुके हैं। और आगे आने वाले समय में यानी एक साल के अंतर्गत उन्होंने बताया कि 25 लाख घरों में सोलर जो पैनल्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको, सेमीकंडक्टर नीति जो कि 2026 में ही लाई गई थी, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हैं सेंटर की तरफ से और साथ साथ स्टेट का भी जो एक पुश रहता है वो काफी मिलता है कंपनीज को, तो देखा जाए तो 2030 तक बिहार को सेमीकंडक्टर से जुड़े उद्योगों के बड़े केंद्र के रूप में भारत में देखा जा सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानते हैं, बट उससे पहले आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास में दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और अपने आप से उस पे जाके रजिस्टर करके आप वहां पर देख सकते हैं हमारे कोर्सेज को, उनकी विशेषताएं या फिर उनके जो फीचर्स हैं कोर्सेज के, उनको जान सकते हैं। जैसे कि कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे भी हैं। 18 से 20 माह का संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलता है आपको। इसके साथ साथ 3 वर्षों का कोर्स की वैलिडिटी यानी वैधता मिलती है और उसके बाद में 1 साल की, 1 वर्ष के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क रूप में मिल पाती है। अब ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है ये 2 प्रकार का मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपको ऑफलाइन, जो कि आपको पटना शाखा पे यानी पटना सेंटर में आपको मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कोर्स को लेना चाहते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उस समय पे आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं जो कि पटना के क्लासरूम से ही लाइव होता है। क्लासरूम में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वही चीजें वीडियो फॉर्म में आपको ऐप पर मिल जाएगी और वैलिडिटी आपको पता है। अगर आपको इस कोर्स को लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8750187501 ये नंबर है। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको, दृष्टि लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड करके अपने आप से भी कोर्स के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं और कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब जाते हैं अपनी न्यूज की तरफ।
और बिहार की जो सेमीकंडक्टर नीति है 2026 में जो लाई गई थी, इसी साल की शुरुआत में जो लाई गई थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तथ्य हैं, जरा उनको जान लेते हैं। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों तैयारियों में आपको इस सेमीकंडक्टर नीति को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि क्या इनिशिएटिव्स इसमें लिए जाने वाले हैं, क्या इनिशिएटिव्स यहां पर किस तरीके से रियलाइज होंगे और अल्टीमेटली बिहार के डेवलपमेंट को कैसे कनेक्ट करना है, तो वो मेंस में आपको जब लिखना पड़ता है तो वो चीजें भी आपको कनेक्शन बैठाना पड़ेगा। उसके लिए फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको डेटा पता होना चाहिए, वो चीजें यहां पर इनलिस्टेड है। जैसे कि 2030 तक की जो नीति का लक्ष्य है, इसके तहत बिहार को भारत के पूर्वी टेक हब के रूप में स्थापित करना। जैसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया, बिहार को ईस्टर्न इंडिया का पूरा एक टेक हब बनाया जाने वाला है, और उसके लिए ये जो छोटा सा स्टेप है वो छोटा सा स्टेप नहीं होगा, वो काफी बड़ा स्टेप होगा। अगर 5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है बिहार को, और 2030 तक का जो इस समय दिया गया है इन्वेस्टमेंट इस सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए, अगर वो बन जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड टू एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात की गई है। एंड टू एंड का मतलब क्या है, जो कच्चा माल होता है किसी भी अगर आपको फैब्रिकेशन करना है, अगर आपको सेमीकंडक्टर से फैब्रिकेशन करना है, पीसीबीज बनानी है, तो वो जो चीजें हैं वो सप्लाई कहां से आ रही है और कहां तक जा रही है। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है उनकी अवेलेबिलिटी यानी कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, और साथ साथ कंपनीज जो है उन्हें भी तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो एंड टू एंड इकोसिस्टम यहीं पे बिहार में होना चाहिए। दूसरी चीज आती है मजबूत सरकारी समर्थन, वित्तीय समर्थन की जो बात आती है, तो अगर यहां पर देखा जाए कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, जैसे कि एक वर्ड यूज की फ्रेज यूज किया जाता है, वाक्यांश हम यूज करते हैं, डबल इंजन की सरकार अगर रहती है तो बहुत अच्छा एक तरीका भी होगा, अगर इस तरीकों को, इस नीति को हम आगे बढ़ाते हैं तो वही स्टैंप ड्यूटी छूट के बारे में यहां पर बात की गई है, जो कि दिया जाने वाला है। पंजीकरण शुल्क में छूट मिलने वाली है, और 1 एकड़ भूमि 1 रुपए, मात्र 1 रुपए में टोकन दर पे दी जाने वाली है, बशर्ते वहां पर 100 करोड़ की स्वीकृत परियोजना की जो लागत है वो होनी चाहिए। इसके अलावा और एक पॉइंट है, भूमि रूपांतरण शुल्क छूट भी आपको यहां पर मिलेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं जिससे कि छूट मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है ऐसी कंपनीज को यहां पर लगाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, इस नीति की जो वैधता है वो 5 वर्ष की है, यानी 5 इयर्स की वैलिडिटी आपको मिलती है इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तौर पर। अब एक और चीज यहां पर मैं कनेक्शन बैठाना चाहूंगा आपके लिए। ये चीजें तो पता चल गई आपको कि ये हमारा एक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक और चीज बता दूं मैं, आपने सुना होगा जो हमारी 7 निश्चय 3 आता है बिहार में, 7 निश्चय पहले आया, 7 निश्चय 2.0 आया, 7 निश्चय 3.0 आया। तो 7 निश्चय 3 जिसकी कार्यावधि जो है वो 2025 से 2030 के बीच में है, क्या इन 7 निश्चयों में से कोई एक ऐसा निश्चय है जो कि हमारी इस सेमीकंडक्टर नीति के साथ में कोहेरेंस में काम कर रहा है? तो वो कौन सा मिलेगा आपको, आप खुद से देख सकते हैं, 7 निश्चय यहां पर मेंशन है। बिहार की सेमीकंडक्टर नीति 2026 जो है वो किसके साथ में कोहेरेंस में काम करेगी, तो वो करेगी समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अपने मेंस के आंसर्स में बेहतरीन आंसर लिखना है, और एक जो बिल्कुल पिन पॉइंट करते हुए, क्योंकि नीतियां सरकार की ही है, नीतियां ये भी सरकार की है, नीति ये भी सरकार की है, अगर आप इसमें कनेक्शन बिठा ले जाते हैं तो आपका आंसर बेहतरीन बन पाएगा, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इस तरीके से समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, ये कनेक्शन आपको बैठाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 7 निश्चय याद रहने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स की तरफ, जो कि सम्राट चौधरी जी ने बताया है 15 अगस्त के समय पे, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। हम बात कर रहे हैं बिहार में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप भी बनाए जाने वाले। अब पहली बात, ये सैटेलाइट टाउनशिप होते क्या है? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर डेवलपमेंट प्लान्ड होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एरियाज डेवलप हो गए जो कि प्लान नहीं है, कई ऐसे जहां पर पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, सड़कों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, एक्सप्रेसवेज कनेक्शन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके इतर कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए जाएं जहां पर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया जाएगा, प्लानिंग के तौर पर किया जाएगा, और वहां पर जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचनाएं हैं, वो बेहतरीन बन पाएंगे। तो वो 12 स्टार्ट किए जाने वाले हैं, यानी उनको डेवलप किया जाने वाला है। उद्देश्य जैसे मैंने बताया, संतुलित शहरी विकास, रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन स्तर, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर हम देख सकते हैं।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जितने भी हमारे ये सैटेलाइट टाउनशिप होंगे वो ग्रीन फील्ड होंगे। यहां पर दो शब्द आते हैं, एक आता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर प्राथमिक तौर पर, यानी सबसे पहले, यानी वहां पर इससे पहले कोई भी इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अवसंरचनात्मक विकास जो है वो नहीं किया गया हो, पहली बार किया जा रहा है। तो 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो है उनको स्टार्ट किया जाने वाला है, और उनकी पूरी लिस्ट मैं बताऊंगा अभी आपको। योजनाबद्ध तरीके से शून्य से विकसित नए आधुनिक शहर होंगे जो मुख्य शहरों का दबाव कम करेंगे, ट्रैफिक जो है वो कम करेंगे, और प्लान रहेंगे, तो एक तरीके से वहां पर जीवन स्तर में सुधार भी होगा। अब ये 12 कौन से ऐसे प्लान टाउनशिप्स होने वाले हैं, सैटेलाइट टाउनशिप्स होने वाले हैं, आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। पटना में पाटलिपुत्र, सोनपुर में हरिहर नाथपुर, गया में मगध वाला क्षेत्र है, दरभंगा, मिथिला, सहरसा, कोसी, पूर्णिया, पूरन देवी, मुंगेर, अंग, मुजफ्फरपुर, तिरहुत वाला क्षेत्र आता है, छपरा, सारण, भागलपुर, विक्रमशिला, सीतामढ़ी, सीतापुरम, और रोहतास वाला जो डेहरी वाला क्षेत्र है वहां पर भी सैटेलाइट सिटी बने। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वहां पर विस्तार हो रहा है, क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी क्या आज के समय पे स्थिति है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लान जो है वहां पर कनेक्शन के तौर पर देखा जाए तो सड़क, बिजली, पानी, इन सबकी सुविधाओं का हम ये कह सकते हैं कि बेहतरीन सुविधाएं हो पाएंगी। और अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में अगर कभी भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन करने हैं, तो वो पॉइंटर्स यहां पर लिखे हुए हैं। किसी भी स्थान को, किसी भी शहर को, किसी भी क्षेत्र को, राज्य को अगर डेवलप करना है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचनात्मक तौर पे, यानी भौतिक अवसंरचनात्मक तौर पे देखा जाए तो किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, तो वो आते हैं सड़कों पे, जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर हो पाती है। वहां पर बिजली यानी विश्वसनीयता के तौर पर बिजली जो है 24/7 मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, पावर सप्लाई जो है वो मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेयजल और सतत जल की आपूर्ति, ये तो हमारे जो 7 निश्चय 2.0 है उसमें भी मेंशन था। अब आते हैं इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स, पॉइंटर्स हो सकते हैं। हरित क्षेत्र, बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जहां पर हमारे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स बनी हो, हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हो, लोग रह रहे हो, वहां पर प्लान्ड हरित क्षेत्र भी होने चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिल पाने वाली है। शिक्षा, जो कि आज के समय पे आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं इसके लिए, तो शिक्षा के तौर पर अच्छे स्कूल रहेंगे, कॉलेज रहेंगे, और साथ साथ कौशल विकास केंद्र, यानी जितने भी हमारे कौशल विकास सेंटर्स हैं, इसके लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलाई गई थी, तो वो अगर बेहतरीन हो पाएंगी तो जो रोजगार के अवसर हैं वो भी मिल पाएंगे लोगों को। साथ साथ स्वास्थ्य सेवा के केंद्र और रोजगार उद्योग भी हो पाते हैं, तो वो हमारे सैटेलाइट टाउनशिप्स की ये सारी विशेषताएं होती हैं। अब ये पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहें तो जरूर करें। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को अगर आपको कभी भी कवर करना है तो इन सारे पॉइंटर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये चीजें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या विकास हो रहा है, इसके अलावा जैसे उन्होंने बताया 589 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर्स पर भी काम चल रहा है। संख्या के तौर पर बात की जाए तो कुछ 5 एक्सप्रेसवे हैं और 6 हाई स्पीड कॉरिडोर हैं, उनका विकास किया जा रहा है, अभी डेवलपमेंटल फेज में है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हवाई अड्डे हैं, यानी हवाई संपर्क के क्षेत्र में भी विस्तार की उन्होंने बात करी है। यहां पर देखा जाए तो वर्तमान में 4 हवाई अड्डे जो है बिहार में पूर्ण रूप से संचालित हो रहे हैं, लेकिन और भी कई सारी हवाई पट्टियां बन रही हैं, जैसे कि जबकि 6 से अधिक नए हवाई अड्डों के निर्माण का काम यहां पर चल रहा है। सभी जिलों में एयर स्ट्रिप विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है। देखो, काम अभी रनिंग है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हो चुका है, और बट ये भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना पर भी काम चल रहा है, यानी कि यहां पर भी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाए तो, क्योंकि टूरिज्म बढ़ाना है और टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमें देखना चाहिए, तो अगर विदेशों से टूरिस्ट आने वाले हैं, देश के अन्य अन्य राज्यों से टूरिस्ट आने वाले हैं, तो एक जो कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन बन पाएगी अगर हम एयरपोर्ट्स का विकास करेंगे। यहां पर बात आती है कि कौन कौन से हाईवेज, कौन कौन से एक्सप्रेसवेज जो हैं वो बन रहे हैं, तो कुछ मैं पॉइंट्स लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। तो पहला यहां पर अपकमिंग जो एक्सप्रेसवेज हैं बिहार में वो देख लेते हैं। वाराणसी औरंगाबाद का 6 लेन हाईवे है। दूसरा है एक्सपेंशन, जेपी गंगा पथ जो है उसका एक्सपेंशन किया जाने वाला है। तीसरा आता है पटना आरा सासाराम हाईवे। इसके बाद में अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे आता है, और वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे आता है, जो कि बिहार से ही सारे ये सब होके जा रहे हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे आता है। ये एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट फेज में है, अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में 2030 तक तो डेफिनेटली इन सब का काम जो है कंप्लीट हो ही जाएगा। बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ
के लिए बहुत अच्छा फैक्टर के तौर पर काम करने वाले हैं। एक और चीज, टाइम सेविंग करेंगे और यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट का भी यहाँ पर विकास कर पाएंगे, क्षेत्रीय विकास भी यहाँ पर करने के लिए ये क्योंकि जैसे ही कोई एक्सप्रेसवे निकलता है तो आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहां की जमीन के रेट बढ़ जाते हैं, और साथ साथ वहां पर अगर कोई भी उद्योग लगता है तो उद्योगों की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो पाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होता है। सब कनेक्शन आपको यहाँ पर बैठाते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। और बिहार का जो 2026-27 का जो बजट है 3.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ही आपको मिलता है। और यहां पर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने बताया है कि इतने का बजट पेश हुआ है। फोकस जो किया जाने वाला है बजट पर, जो कि फरवरी के समय में हमने देखा कि ये था भी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, तकनीक और सामाजिक सुरक्षा, ये कुछ मूल बिंदु हैं जिन पर फोकस किया गया भी है हमारे बिहार के बजट में। और कुछ एक नया फैक्ट यहां पर आया है कि जून के महीने तक, यानी जून 2026 का जो समय था तब तक की बात की जाए तो 2026-27 में जून तक राज्य के कुल राजस्व संग्रह में 16.75% की वृद्धि यानी बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो ये अच्छा एक संकेत है और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी बेहतरीन प्रयास भी किया गया है। इसे जीएसटी से होने वाली आय में बेहतरीन प्रदर्शन से जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। तो बिहार की अगर आय में वृद्धि होगी तो जो डिस्पेंसेबल इनकम, डिस्पेंसेबल जो विकास करने के लिए आय होती है, अगर वो धनराशि होती है वो लगाई जाएगी और डेफिनेटली विकास सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि बिहार का जो वित्तीय वर्ष 2026-27 है इसका बजट कितने करोड़ रुपए का है। ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पर। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया भी था। अगर आपको याद है तो जरूर चूज करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी, जो कि इस बार का बजट है। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं बिहार के प्रीलिम्स में बीपीएससी के, वो ऐसे ही क्वेश्चंस बन पाते हैं। डेटा, फैक्ट्स बिल्कुल सटीक आपको याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पहले एक वीडियो मैंने किया था और उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, बिहार के किन शहरों में एकीकृत विकास योजनाओं के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान करने पर चर्चा हुई है। तो यहां पर कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गया, भागलपुर, बेगूसराय और दरभंगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आप सभी लोगों तक बिल्कुल समय पर पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।